हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमारा पहला विश्व युद्ध था। तो पहला विश्व युद्ध का पहला पार्ट हमने देख लिया था। इसी क्रम में इसका पार्ट 2 है, जिसके अंतर्गत पार्ट 1 में हमने कारण देख लिए थे प्रथम विश्व युद्ध के, और इसमें हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। यदि आपने वह नहीं देखा तो आप वह देखिए, इससे आपको अच्छी समझ विकसित होगी हमारे प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की। शुरुआत करते हैं राजनीतिक परिणाम। परिणामों में सबसे पहला आता है राजनीतिक परिणाम। पहला विश्व युद्ध के बाद क्या होता है, पहले विश्व युद्ध से पहले क्या होता है, अधिकांश दूरी राष्ट्रों में कैसे राज्य थे, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, मतलब राजा शासन करता था। जबकि हमारे मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं स्थापित थी। इस वजह से क्या दूरी राष्ट्र हार जाते, पराजित हो जाते हैं, और वहाँ के जो राजतंत्रात्मक शासन था वह व्यवस्था अलोकप्रिय हो जाती है, मतलब जनता उसको नकार देती है, और वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती है। पहले विश्व युद्ध के बाद के 4 महत्वपूर्ण राजवंश थे वो समाप्त हो जाते हैं। और वो कौन कौन से राजवंश थे। रूस का तो रोमनोव वंश था, जो जार शासक थे हमारे, तो वो किस वंश के थे, रोमनोव वंश के जार शासक थे। ऑस्ट्रिया का जो हैब्सबर्ग वंश था वो नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जर्मनी का होहेन जोलर्न वंश था, ये समाप्त हो जाता है। और टर्की का तो हमारा ओटोमन साम्राज्य था, ये समाप्त हो जाता है, मतलब खलीफा का पद खत्म कर दिया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित हो जाती है। मतलब जो हमारे भारत के अंदर भी खिलाफत आंदोलन ये इसी टर्की का जो ओटोमन साम्राज्य है इसी के खिलाफ किया गया था। खिलाफ मतलब इनके समर्थन में ही किया गया था। तो रूस का तो रोमनोव वंश है, ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग वंश, जर्मनी का होहेंजोलर्न वंश, और टर्की का ओटोमन साम्राज्य, ये चारों चार साम्राज्य समाप्त हो जाते हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद राष्ट्रीयताओं के आधार पर, क्या राष्ट्रीयताओं के आधार पर अनेक नए राष्ट्रों का उदय होता है। हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया जाता है। हंगरी है तो पहले हंगेरी, ऑस्ट्रिया और हंगेरी एम्पायर था, तो ऑस्ट्रिया और हंगेरी दोनों को अलग अलग कर देते हैं। पोलैंड को दोबारा एक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाता है। चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया, लिथुआनिया आदि अनेक नए देशों का उदय होता है। नए नए देश कौन कौन से, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, लिथुआनिया, नए नए देशों का उदय होता है। ऑस्ट्रिया जो अब तक यूरोप की महत्वपूर्ण शक्ति था, अब उसका विखंडन कर दिया जाता है और एक महत्वहीन राष्ट्र बन के रह जाता है। ऑस्ट्रिया का एक महत्वहीन राष्ट्र बन के रह जाता है मात्र। फिर अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अभी तक यूरोप का दबदबा था, लेकिन युद्ध के कारण जो क्षति हुई, नुकसान हुआ, इसके फलस्वरूप क्या होता है, इसका यूरोप का महत्व कम हो जाता है। दूसरी ओर अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व बढ़ जाता है। अमेरिका का क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व बढ़ जाता है। पहले विश्व युद्ध ने रूसी क्रांति को आसान बना दिया था। पहली विश्व युद्ध ने क्या किया, रूसी क्रांति को आसान बना दिया। इस समय राज्य की जो शक्ति है वो कमज़ोर हुई, और पहली बार मजदूरों के द्वारा संगठित होकर साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना की जाती है रूस के अंदर। रूस में क्या होता है, सारे के सारे मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं और साम्यवादी क्रांति करते हैं और साम्यवादी शासन की स्थापना करते हैं। पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात लोकतांत्रिक शासन प्रणाली इतनी लोकप्रिय हो गई कि यूरोप में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तो बाढ़ ही आ गई थी। लेकिन इसमें क्या है, ये जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाए, और समय के साथ कालांतर में वहाँ तानाशाहों का जन्म होता है। वहाँ क्या होता है, तानाशाहों का जन्म होता है। जैसे हमारे इटली में तो मुसोलिनी, जर्मनी में हमारे हिटलर, स्पेन में जनरल फ्रैंको, जिससे तानाशाह उत्पन्न होते हैं। तो इटली में तुम्हारे फांसीवादी मुसोलिनी, जर्मनी में हमारे नाजीवादी हिटलर, और स्पेन में हमारे जनरल फ्रैंको है, वो तानाशाह जन्म लेते हैं। अब बात करें युद्ध की, तो युद्ध की भयावहता ने विश्व शांति के उपाय हेतु प्रयासों को बल दिया कि युद्ध की जो कितने भयानक था, इसने क्या किया, विश्व शांति के जो उपाय थे वो प्रयासों को बल दिया। इसी का परिणाम हुआ राष्ट्र संघ की स्थापना। इसी के परिणाम स्वरूप हमारे राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। लेकिन ये असफल रहा है, जो हमारा राष्ट्र संघ था ये असफल रहा। लेकिन समय के साथ इसने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पृष्ठभूमि है उसको तैयार करने में तो मदद की ही थी, क्योंकि राष्ट्र संघ ही एक तरह से बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में बदल जाता है। इस युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई दी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागृति पैदा की। मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई दी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागृति पैदा की। इसने औपनिवेशिक जनता में उम्मीद जगाई कि युद्ध के बाद लोकतांत्रिक आदर्श उनके संदर्भ में भी लागू किया जाएगा, लेकिन ऐसा
कुछ भी नहीं हुआ, ये केवल यूरोप के लिए ही था। ये स्कीम थी ना लोकतांत्रिक व्यवस्था की, ये केवल स्कीम यूरोप के लिए ही थी और किसी भी जगह के लिए नहीं। इसलिए सारे के सारे उपनिवेश में क्या होता है, राजनीतिक असंतोष फैल जाता है। तो ये राजनीतिक असंतोष क्या राजनीतिक चेतना में बदल जाता है। सारे के सारे उपनिवेश से जाग जाते कि ये जो व्यवस्था की जा रही है लोकतंत्र की, ये उपनिवेशों में कभी भी लागू नहीं हुई। अब हम बात करेंगे जब हमारा पहला विश्व युद्ध है तो इसकी सामाजिक परिणाम क्या निकले। युद्ध होगा तो मरेंगे भी आदमी, तो अपार जनहानि होती है। इस युद्ध में बड़ी संख्या में जनहानि होती है। लगभग 30 लाख लोग तो काल कवलित मतलब खत्म हो जाते हैं और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। तो इस युद्ध में क्या होता है, 30 लाख लोग तो काल कवलित मतलब मर जाते हैं, साथ ही साथ 2 करोड़ लोग घायल हो जाते हैं। समाज में पुरुषों की संख्या में कमी आ जाती है और महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इससे क्या होता है, समाज में पुरुषों की संख्या में तो कमी आती है और महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इससे समाज में अनैतिकता बढ़ती है और अवैध संतानों की संख्या में भी वृद्धि होती है। युवाओं के बड़ी संख्या में मारे जाने का समाज में उम्र उभार की समस्या उत्पन्न होती है। मतलब बच्चे और बूढ़े ज़्यादा हैं समाज में और जवान कम है। लेकिन इससे एक तरह से कुछ एरिया में फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा यही है कि इससे महिलाओं की स्थिति में सुधार होता है। पुरुषों की कमी की वजह से महिलाएं घर से बाहर निकलती है, उद्योगों नौकरियों में उनकी भागीदारी बढ़ती है, जिससे क्या होता है, श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि होती है। पहले विश्व युद्ध के बाद से ही यूरोप में नारीवादी जो आंदोलन है वो शुरू हो जाता है। पहले विश्व युद्ध के बाद से क्या होता है, यूरोप में नारीवादी आंदोलन शुरू हो जाता है। महिलाओं में आत्मविश्वास और राजनीतिक चेतना जागृत होती है। क्या होता है, महिलाओं में आत्मविश्वास और राजनीतिक चेतना जागृत होती है। उन्होंने अपने अधिकारों की मांग करना शुरू की। इसके फलस्वरूप महिलाओं को मताधिकार भी दिया गया। समय के साथ यूरोप में काफ़ी समय बाद में क्या, महिलाओं को भी वोटिंग अधिकार दिया जाता है। फिर आता है राष्ट्रवाद की भावना का विस्तार। क्या राष्ट्रवाद की भावना का विस्तार की बात करें तो राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित सैनिक जब युद्ध में लड़ रहे थे तो ऊंच नीच की भावना गौण हो जाती है। जब भावना कैसी हो, राष्ट्रवाद की, तो ऊंच नीच की भावना इसके सामने छोटी पड़ जाती है और वह प्रवृत्ति बाद में भी बनी रहती है। फिर बात करें नस्लीय जो भावना श्रेष्ठता है इसकी भावना पर आघात, क्योंकि इस युद्ध में क्या एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों के जो सैनिक है उन्होंने भी यूरोपीय सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ा था। उन्होंने जिन सेनाओं को हराया था वो भी गोरे थे। तो इससे जब वो सैनिक लौट के आते थे और अपनी कहानियाँ बताते थे कि इस बार हमने उन सैनिकों से युद्ध किया और हमने उनको बुरी तरह से हराया, बुरी तरह से मारा, तो इन स्थितियों का वर्णन करते थे। तो लोगों के मन में जो ये भावना थी कि यूरोपियों को हराया नहीं जा सकता, तो ये यूरोपीय की नस्लीय श्रेष्ठता की भावना वो समाप्त हो जाती है कि वो तो नस्ली बहुत बढ़िया है, तो ये भावना खत्म हो जाती है। फिर बेरोजगारी में वृद्धि की बात करें तो युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में लोगों में को सेना में भर्ती किया जाता है, लेकिन युद्ध के बाद ये सारे लोग क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। युद्ध के दौरान तो क्या होता है, बड़ी संख्या में लोगों को सेना में भर्ती किया जाता है, लेकिन युद्ध खत्म, रोजगार खत्म। फिर नए आविष्कारों की प्रोत्साहन। युद्ध के समय क्या बड़ी संख्या में लोग सेना में भर्ती किए गए, जिससे क्या लोगों में काम करने वाली जो जनशक्ति है उसमें कमी आई। इस वजह से उत्पादन बढ़ाने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाने लगा। नए नए आविष्कारों की जरूरत महसूस हुई। इस वजह से उद्योगों और परिवहन के क्षेत्र में नए नए आविष्कार होते हैं। इसमें उद्योगों और परिवहन के क्षेत्र में नए नए आविष्कार होते हैं। फिर नए हथियारों का विकास। तो महायुद्ध ने क्या किया, अनेक प्रकार के युद्धकालीन आविष्कारों के द्वारा महायुद्ध ने क्या किया, अनेक प्रकार के युद्धकालीन आविष्कारों के द्वारा दुनिया को नवीन यांत्रिक ताकत प्रदान की। दुनिया को क्या किया, नवीन यांत्रिक ताकत प्रदान की। वैज्ञानिकों ने टैंकों, हवाई जहाज़ों, पनडुब्बियों आदि के रूप में दुनिया को नए नए हथियार उपलब्ध कराए। फिर बात करें सांस्कृतिक क्षति की, तो यह युद्ध क्या सांस्कृतिक दृष्टि से महाविनाश साबित हुआ। यह युद्ध क्या होता है, सांस्कृतिक दृष्टि से क्या है, महाविनाश साबित होता है। उसने न केवल पुरानी कलाकृतियों को, पुस्तकालयों को, कॉलेज, ऐतिहासिक इमारतों को ध्वंस किया, बल्कि लाखों नव स्नातक जो भी नए नए पढ़ के ग्रेजुएट करके आए थे उनको भी काल का घास बना दिया। बहुत से वैज्ञानिक, कलाकार, लेखक भी युद्ध में काम आ गए मतलब ये मारे गए, जिससे ये एक तरह की कहावत है, काम आ जाना मतलब शहीद हो जाना, जिससे सांस्कृतिक विकास का भावी मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है। आगे का जो विकास होता वो भी रुक जाएगा। फिर अल्पसंख्यकों की समस्या। युद्ध के बाद नई राष्ट्रीय सीमाओं ने अनेक अल्पसंख्यक समुदायों को जन्म दिया।
क्या होता है, युद्ध के बाद नई नई जो राष्ट्रीय सीमाएं बनती है, राष्ट्रीय सीमाओं ने क्या किया, अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको जन्म दिया। फिर हम बात करें आर्थिक परिणामों की। आर्थिक परिणाम तो खतरनाक ही होते हैं, पैसे हर चीज़ में लगते हैं, तो अपार धन की हानि होती है। पहले विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अत्यधिक आर्थिक नुकसान हुआ। युद्ध में अरबों रुपए प्रत्यक्ष तक खर्च हो गए और परोक्ष आर्थिक हानि का तो कोई अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। अप्रत्यक्ष रूप से जो हानि हुई है उसका तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से इतना खर्चा हुआ था। फिर उद्योगों का स्वरूप देखें तो युद्धोन्मुखी हो गया। पहले उद्योगों से सामग्री हमारे लोगों के पे केंद्रित होती थी, अब युद्धों में बनने वाली सामग्री युद्ध पे केंद्रित हो गई। मतलब युद्ध काल में प्राय अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल जाता है, उद्योगों को युद्धोन्मुखी बना दिया जाता है। मतलब अब विलासिता की बजाय युद्ध में काम आने वाली वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा, जैसे टोपी, बेल्ट, जूते, ड्रेस, ऐसी युद्ध वाली जो चीज़ें हैं इनका उत्पादन किया जाने लगा। लोगों को उद्योगों की बजाय सेना में लगाया जाने लगा। लोगों को का उद्योगों की बजाय कहाँ लगाने लगे, सेना में लगाया जाना शुरू किया गया। तो मुद्रास्फीति की समस्या, चूँकि सेना में नियोजित होने वाले बड़ी संख्या में लोग क्या होते थे, किसान होते थे। सेना में जिनको शामिल किया जाता था वो क्या होते थे, बड़ी संख्या में किसान होते थे, इसलिए कृषि पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे उपभोक्ता वस्तुओं और खाद्यान्नों की कमी हो जाती है, क्योंकि किसान युद्ध लड़ेंगे तो खेतों में काम कौन करेगा। इससे क्या मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न होती है, जिसका भी पुनः किसानों पर ही प्रभाव पड़ता है। क्यों, किसानों के पास एक तो उगा भी नहीं पा रहे, पैसे भी नहीं मिल रहे, ऊपर से महंगाई भी हो रही है। युद्ध के दौरान परिवहन संचार व्यवस्था नष्ट हो जाती है, व्यापार वाणिज्य बंद हो जाता है, जिससे वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होती है, जिससे और महंगाई बढ़ती है। कि बाहर से यदि जो सामान आता था वो हमारे परिवहन के साधन और संचार व्यवस्था नष्ट होने की वजह से बाहर से आने वाले साधन भी रुक जाते हैं, और जो होते हैं साधन वो और भी महंगे होने लगते हैं। युद्ध के दौरान व्यापार वाणिज्य अवरुद्ध होने से निर्यातों में गिरावट आती है। इस दौरान निवेश में कमी ने इनको और भी विकट बना दिया, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था, सारा पैसा युद्ध में खर्च हो रहा था, तो इससे क्या निवेश भी कम हो जाता है। इस समय विभिन्न सरकारों की आय कम हो गई, इन सरकारों ने अपना खर्च चलाने के लिए नए नोट छापे, इससे और भी महंगाई हो जाती है। इन सब से लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आती है। इन सब से क्या होता है, लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आई। फिर बात करें युद्ध ऋण की। युद्ध के दौरान हुए जो असाधारण खर्चा, मतलब युद्ध में बहुत खतरनाक खर्चा हुआ, इसके कारण संसार के सार्वजनिक ऋणों में असाधारण रूप से वृद्धि हुई। मतलब जो सार्वजनिक ऋण मतलब सरकारों के लोन, तो जैसे युद्ध खत्म हुआ, चेक किया कितना पैसा खर्च हुआ, पता चला सारी दुनिया ने बहुत तगड़ा कर्जा ले रखा था, सरकारों ने, दुनिया में मतलब। और ये वृद्धि 5 गुना से ज़्यादा हो गई, मतलब जितना कर्जा था इस युद्ध की वजह से वो कर्जा बढ़ के कितना 5 गुना हो जाता है। जबकि अर्थव्यवस्थाओं के अन्य पक्ष पहले से ध्वस्त हो जा रहे थे, मतलब जो जिनसे कमाई हो सकती थी वो चीज़ें तो खत्म होती जा रही थी, ऊपर से कर्जा भी तेजी से बढ़ रहा था। अतः युद्ध में सम्मिलित दोनों पक्ष भारी ऋणग्रस्तता के शिकार हो गए, मतलब हारने वाले और जीतने वाले दोनों कर्जे में आ जाते हैं। अमेरिका जो पहले क्या है, एक कर्जदार देश होता था, मतलब युद्ध से पहले क्या है, अमेरिका ने बहुत सारा कर्जा ले रखा था। युद्ध के उपरांत उल्टा हो जाता है कि संसार को कर्जदाता राष्ट्र बन जाता है, मतलब अमेरिका दुनिया को कर्जा देने वाले देशों में से एक हो जाता है। इन कर्जों को चुकाने के लिए भारी मात्रा में कागजी मुद्रा छापी गई, जिससे मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मुद्रा ने बचत को समाप्त कर दिया, मतलब लोगों ने जो बचत कर रखी थी, सेविंग कर रखी थी, इससे क्या होता है, उनकी सेविंग भी खत्म हो जाती है। इस समय अनेक देशों को अपना स्वर्ण मान त्याग करना पड़ता है, मतलब उनके पास जो सोना पड़ा होता है वो भी बेचना पड़ता है। फिर बात करें अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी स्वरूप का प्रभाव। युद्ध ने अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी स्वरूप को भी प्रभावित किया, जो अभी तक अधिक लोकप्रिय था। क्यों, क्योंकि युद्ध काल में सभी सरकारों ने अधीनस्थ अर्थव्यवस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित किया। युद्ध काल में क्या सभी सरकारों ने अधीनस्थ अर्थव्यवस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित किया। इससे अर्थव्यवस्था में समाजवादी तत्व उभर के आते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या होता है, समाजवादी तत्व उभर कर आते हैं। फिर मजदूर आंदोलन पर प्रभाव की बात करें। मजदूर आंदोलन को युद्ध से बल मिलता है। क्या मजदूर आंदोलन को युद्ध से बल मिला। युद्ध काल में अधिकाधिक लोगों को सेना में भर्ती किया गया, जिससे मजदूरों की कमी हो गई, जबकि युद्ध काल में सेना के साथ ही सैन्य साजो सामान भी उतना ही आवश्यक होता है। इससे ही मजदूरों को अपनी महत्ता का एहसास होता है और वे अधिक सुविधाओं और अधिकारों की मांग करने लगते हैं।
क्योंकि उनको पता लग जाता है कि हम नहीं होंगे तो उत्पादन कैसे होगा, इसलिए वो ज़्यादा सुविधाओं और अधिकारों की मांग करने लगते हैं। मजदूरों की स्थिति में और भी ज़्यादा सुधार होता है, वे श्रेणियों में संगठित होकर राज्य शासन में भी महत्व हासिल करने लग गए। मतलब बहुत सारे मजदूर संगठनों की स्थापना होने लगती है। फिर साम्यवाद के प्रभाव में वृद्धि। युद्ध के दौरान विभिन्न सरकारों ने उत्पादन वितरण प्रणालियों पर नियंत्रण स्थापित किया। जो हमारे युद्ध के दौरान होता है, युद्ध के दौरान क्या होता है, विभिन्न सरकारों ने उत्पादन वितरण प्रणालियाँ हैं उन पर नियंत्रण स्थापित करके जो राजकीय समाजवाद है उसकी स्थापना की। युद्ध के पश्चात भी साम्यवादी इसे जारी रखना चाहते थे। जो साम्यवादी है, इस जो कंट्रोल है इसको जारी रखना चाहते थे, किंतु ऐसा नहीं हो सका और उन्होंने शासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। फिर उपनिवेशों को क्या लाभ होता है इससे, युद्ध से, उसकी बात करें तो युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य ठप हो जाता है। युद्ध के दौरान क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य ठप हो जाता है, और इनके ठप हो जाने से क्या उपनिवेशों और एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को बहुत फायदा होता है। अब बाहर की आपूर्ति के अभाव में क्या, क्योंकि बाहर से कोई भी आपूर्ति हो नहीं रही, इस वजह से स्थानीय उद्योग धंधों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, इससे उनको विकास हुआ और इस समय उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था को स्वर्णकाल सिद्ध साबित होता है कि जो अर्थव्यवस्थाएं होती है उपनिवेशों की वो बढ़िया काम करना शुरू कर देती है। महान आर्थिक मंदी की बात, प्रत्येक युद्ध के बाद अगर सरकारें सतर्क न रही, हर युद्ध के बाद क्या सरकारें सतर्क ना रहे तो एक मंदी की अवस्था उत्पन्न होती है। क्यों, क्योंकि युद्ध के दौरान उत्पादन बढ़ जाता है, जो उत्पादन युद्ध के बाद भी जारी रहता है, जबकि मांग नहीं रहती। क्यों, क्योंकि लोग बेरोजगार होते हैं, क्रय शक्ति कम हो जाती, खरीदने की ताकत नहीं रहती। बस इसीलिए क्या उत्पादन के कारण वस्तुओं की कीमतें गिरने लगती है और उद्योग धंधे बंद होने लगते हैं। 1929 में विश्व में महान मंदी भी इसी वजह से आई थी। अब हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और शांति संधियाँ। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और कौन कौन सी शांति संधियाँ की जाती है। 2019 के अंदर पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया जाता है। युद्ध के उपरांत शांति संधियों को निर्धारित करने और उनकी रूपरेखा को कार्य रूप में देने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। कहाँ पे, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, तो पेरिस में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। कब, 1919 में। इसका पहला अधिवेशन क्या हमारा 18 जनवरी 1919 में हुआ था। जो हमारा पेरिस शांति सम्मेलन है इसका पहला अधिवेशन कब होता है, 18 जनवरी 1919 को पहला सम्मेलन होता है, जिससे मित्र राष्ट्र और उनके जो सहयोगी देश हैं इनको मिलाकर 32 देशों को बुलाया गया। मित्र राष्ट्रों को मतलब जीतने वाले राष्ट्र, और जो उनके सहयोगी देश थे जिनने उनकी मदद की थी, ऐसे करके 32 देशों को बुलाया गया। लेकिन जो हारने वाले राष्ट्र थे, रूस और दूरी राष्ट्र, इनको नहीं बुलाया गया। ना तो रूस को बुलाया गया, न ही हारने वाले राष्ट्रों को बुलाया गया। अब शांति सम्मेलन हुआ, बस शांति नहीं हुई और सारा हो गया। चाहे नाश्ता खूब किया लेकिन शांति नहीं हुई। अब इसके क्या कारण थे जिसकी वजह से शांति नहीं होती, बात करें। पहला कारण था पेरिस है, तो पेरिस का वातावरण कैसा, घृणा, उन्माद और प्रतिशोधपूर्ण था। क्यों, क्योंकि जितने भी लोग आए थे सब में गुस्सा भरा हुआ था। क्यों, क्योंकि उनको बहुत सारा नुकसान हो जाता है। जैसे कोई सट्टे में पैसा हार जाता है ना, उसके बाद गुस्सा आता है, तो वैसा ही इनके अंदर हो रहा था, जिससे कि अनुकूल शांति की संभावना कम होती है। मतलब आगे बढ़ जाके शांति हो इसकी संभावना कमी थी। नाम तो इसका शांति सम्मेलन था लेकिन शांति की संभावना कमी थी। फिर जिस 32 देशों को बुलाया गया तो ये 32 देश ठीक नहीं थे। ठीक है, मतलब जीतने वाले राष्ट्र थे, प्रतिनिधियों की संख्या अधिक थी। इसके कारण 10 लोगों की एक समिति बनाई गई। प्रतिनिधि थे कि किन के द्वारा डिसाइड किया जाए, तो ये तो ज़्यादा हो गए, तो ज़्यादा होने की वजह से 10 लोगों को छांटा और 10 लोगों की समिति बनाई गई और ये कहा गया कि सारे के सारे डिसीजन ये 10 लोग ही करेंगे। अब 10 में से 4 बड़े हावी थे। बड़े हावी का मतलब जो हमारे 4 बड़े बड़े राष्ट्र थे, 10 में से वही शामिल थे, जो अपने अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने पे तुले हुए थे, अपना अपना नुकसान भरपाई करने पे तुले हुए थे कि उनका नुकसान कैसे भरपाई। सबसे बुरी बात, जो हारने वाले थे दूरी राष्ट्रों को नहीं बुलाया गया। सबसे बड़ी यही कमी थी। क्षतिपूर्ति उत्तरदायित्व का निश्चय भी बड़ा प्रश्न था कि जो नुकसान हुआ है और फिर इस युद्ध की जिम्मेदारी किस पर डाली जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। फिर अगली बार स्थायी शांति की स्थापना सबसे बड़ी चुनौती थी कि ऐसा युद्ध दोबारा ना हो, ऐसा क्या किया जाए। इसमें हमने देखा 4 बड़े मतलब बिग 4। तो बिग 4 कौन कौन से, पहले आता है मेरा वुडरो विल्सन।
ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय। मूल रूप से इतिहास के प्रवक्ता मतलब लेक्चरर थे, इतिहास के, हिस्ट्री के और उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। व्यक्तिगत स्वार्थों से मुक्त एक आदर्शवादी नेता थे, बहुत अच्छे नेता थे। इनका कोई भी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। इस पेरिस शांति सम्मेलन में कुछ भी नहीं चाहिए था इनको, क्योंकि इन्होंने सब देशों को पहले से खूब कर्जा दे रखा था, उनका ब्याज ही खूब आता था। उन्होंने युद्ध के दौरान 14 सूत्रों का प्रतिपादन किया था। सॉरी, पहले 21 बताए थे मैंने, लेकिन 14 है वो। तो इन्होंने क्या, युद्ध के दौरान 14 सूत्रों का प्रतिपादन किया। इनकी विश्व और यूरोप की राजनीति में विशेष दिलचस्पी नहीं थी कि यूरोप में क्या चल रहा है या विश्व की राजनीति में क्या चल रहा है। उनकी कोई खास टेंशन नहीं थी। हार गया तो हार गया, जीत गया जीत गया, उनको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं थी। इसलिए सम्मेलन के दौरान विल्सन का आग्रह हमेशा इन 14 सूत्री कार्यक्रम के प्रति रहा था कि 14 पॉइंट दिए थे, 14 पॉइंटों को मनाने की कोशिश ही उनकी सबसे बड़ी कोशिश थी। जो वुडरो विल्सन है, भावी शांति, स्थायी शांति के लिए एक संघ मतलब राष्ट्र संघ की स्थापना करना चाहते थे। मतलब देशों को मिला करके एक ग्रुप बने जो भविष्य में शांति स्थापित कर सके, एक ऐसा संघ बनाना चाहते थे। वे हर बार अपनी इस मांग को मनवाने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के सामने झुकते चले गए। जो वुडरो विल्सन है, हर बार अपनी इस मांग को मनवाने के लिए, अपनी 14 पॉइंट वाली मांग है, तो इस मांग को मनवाने के लिए फ्रांस और जो हमारी ब्रिटेन है इसके सामने झुकते ही चले गए, मतलब उनकी बातें माननी शुरू कर दी। ब्रिटेन और फ्रांस भी इस चीज़ का पता तुरंत ही चल जाता है कि वुडरो विल्सन को तो केवल इसी बात पे मनाया जा सकता है, मतलब बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो राष्ट्र संघ के नाम पर अपनी अपनी नैतिक और अनैतिक सभी तरह की शर्तें उन्होंने मनवानी शुरू कर दी। उन्होंने क्या, प्रजातंत्र और आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर जोर दिया, लेकिन विशेष सफलता उनको नहीं मिली। फिर भी सम्मेलन में बढ़ती गई उदारता की वुडरो विल्सन की तरफ से ही मानी जा सकती है कि जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हुई है उनमें सारी बातें क्या है, हमारे वुडरो विल्सन की तरफ से ही की गई। फिर आते हैं जॉर्ज लॉयड। ये लॉयड जॉर्ज, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जो कि यथार्थवादी और कुशल राजनेता थे। मतलब जो वास्तव में जो होना चाहिए था उसके पक्ष में थे, और क्या कहते हैं, कुशल राजनेता तो थे ही। उन्होंने दो बातों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने क्या किया, दो बातों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। पहली, ब्रिटेन के विस्तृत साम्राज्य को सुरक्षित बनाए रखा जाना चाहिए। दूसरा, व्यापारिक हितों को साधना। तो दोनों चीज़ें की जानी चाहिए। फिर फ्रांस की शक्ति को सीमित करना कि कहीं फ्रांस की शक्ति बढ़ ना जाए, ताकि यूरोप का शक्ति संतुलन ना बिगड़े। क्यों? क्योंकि फ्रांस की शक्ति बढ़ेगी तो वो ब्रिटेन के लिए खतरा साबित हो सकता है। तो ब्रिटेन को चुनौती दे सकता है। इतिहासकार फिशर के अनुसार पेरिस में सबसे अधिक लाभ इसे ही हुआ था, मतलब किसे, ब्रिटेन को। पेरिस में सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है, लॉयड जॉर्ज या फिर ब्रिटेन को सबसे ज़्यादा फायदा। फिर आते हैं हमारे क्लेमेंशु। बिग फोर में तीसरे कौन सा थे, क्लेमेंशु। क्लेमेंशु की बात करते हैं, शांति सम्मेलन के अध्यक्ष थे क्लेमेंशु, और ये फ्रांस के प्रधानमंत्री। कहाँ के प्रधानमंत्री थे, फ्रांस के। ये चतुर और कूटनीतिक राजनेता होने के कारण इसे राजनीति का चीता कहा जाता है। क्लेमेंशु को क्या कहा जाता था, राजनीति का चीता। इनका प्रमुख उद्देश्य यह था कि अतीत की क्षतिपूर्ति और भविष्य की सुरक्षा जरूरी है। भाई ये कहते हैं कि हमारा जो अतीत में हो गया, लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति तो कहीं से हो, साथ ही साथ भविष्य में ऐसा ना हो, उसकी सुरक्षा हो। इसके लिए वो जर्मनी को इतना पंगु और कमज़ोर बनाने देना चाहता था कि वो भविष्य में फ्रांस के लिए खतरा ना बन सके। संधि सम्मेलन में जर्मनी के साथ किए गए व्यवहार के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार माने तो क्लेमेंशु को ही माना जाएगा। बात करें इनकी, तो ये विल्सन की जो राष्ट्र संघ की कमजोरी है इसको भांप गया था, और इसका कई बार फायदा उन्होंने उठाया। जो विल्सन है, वुडरो विल्सन, इनकी जो राष्ट्र संघ की कमजोरी है इसको भांप गया और इसका कई बार उन्होंने फ़ायदा उठाया। फिर बात करें ऑरलैंडो। ये इटली के प्रधानमंत्री थे, और इनका एकमात्र उद्देश्य 1915 में संपन्न जो लंदन की गुप्त संधि है उनकी शर्तों को लागू करवाना था। ऑरलैंडो की बात करें तो इटली का प्रधानमंत्री था ऑरलैंडो, और इनका एकमात्र उद्देश्य क्या था, 1915 में जो लंदन की गुप्त संधि हुई थी कि हमें ये वाले एरिया हैं, कुछ एरिया मांगे थे इन्होंने, तो मित्र राष्ट्र ने कहा कि ठीक है, जीत जाएंगे तो दे देंगे। तो इन्होंने कहा कि उस संधि के तहत हमें तो वो एरिया दे दो। तो हर बात में हुई यही कहता, छोटे बच्चे की तरह करता रहता। इटली 1882 में ट्रिपल अलायंस का सदस्य था, लेकिन युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों में जाके मिल जाता है। ऑरलैंडो को सम्मेलन में ज़्यादा कोई महत्व दिया नहीं जाता, इस वजह से अप्रैल 1919 में इस सम्मेलन छोड़ के भग जाता है। कहता मेरे सुन ही नहीं रहे तो मैं तो भग जाऊँगा, तो ऑरलैंडो चला जाता है। तो इस तरह से पेरिस की शांति संधि के अंदर बहुत सारी संधियाँ निकल के आती है, और एक एक राष्ट्र से एक एक संधि की गई थी।
पेरिस सम्मेलन में विभिन्न दूरी राष्ट्रों के साथ अलग अलग संधियाँ की गई थी। जैसे जर्मनी है, जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की गई, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मे की संधि, हंगरी के साथ ट्रियानो की संधि, बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि, तुर्की के साथ सेब्रे की संधि। कैसे करके 5 संधियाँ की जाती है। फिर आता है हमारे सेंट जर्मे की संधि आती है, एक एक करके देखते हैं। अब ये आप सोचेंगे वर्साई की संधि क्यों नहीं, वर्साई की संधि सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको लास्ट में देखेंगे डिटेल से। सेंट जर्मे की संधि देखते हैं पहले। 10 सितंबर 1919 को सेंट जर्मे की संधि की जाती है। तो ऑस्ट्रियाई समाज है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ध्यान रखो, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य उसको ध्वस्त कर दिया जाता है, उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। ऑस्ट्रिया का एरिया गैलिसिया, गैलिसिया किसको दे देते हैं, पोलैंड को। बुकोविना रोमानिया को दे देते हैं। बोहेमिया और मोराविया ये 2 एरिया है, इनको मिलाकर के चेकोस्लोवाकिया नाम के एक देश है, उसकी स्थापना करते हैं। कौन सा, बोहेमिया और मोराविया 2 प्रांत है, इनको मिलाकर के क्या करते हैं, चेकोस्लोवाकिया देश की स्थापना की जाती है। बोस्निया हर्जेगोविना को सर्बिया के साथ मिलाकर के यूगोस्लाविया राज्य बना दिया जाता है। बोस्निया हर्जेगोविना को सर्बिया के साथ मिलाया जाता है और यूगोस्लाविया राज्य की स्थापना कर दी जाती है। ऑस्ट्रिया के टाइरोल, ट्रिस्टे, ट्रेटिने, इरिट्रिया ये सारे प्रदेश किसको दे दिए जाते हैं, इटली को। इटली इन्हीं के लिए रो रहा था कि ये सारे एरिया हमें चाहिए। कौन कौन से, टाइरोल, ट्रिस्टे, ट्रेटिने, इरिट्रिया ये प्रदेश इटली को चाहिए थे और उनको दे दिए जाते हैं। ऑस्ट्रिया पर जर्मनी के साथ राजनीतिक संधि पर रोक लगा दी जाती है कि वह किसी प्रकार की राजनीतिक संधि नहीं करेगा, किसके साथ, जर्मनी के साथ। तो ये पहली संधि होती है हमारी किसके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ। तो ट्रियानो की संधि, ट्रियानो की संधि की बात करें तो हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग करके एक पृथक गणतंत्र बना दिया जाता है। हंगरी को ऑस्ट्रिया से पृथक गणतंत्र बना दिया जाता है। ट्रांसिल्वेनिया प्रदेश रोमानिया को दे दिया जाता है, ट्रांसिल्वेनिया प्रदेश क्या, रोमानिया को दे दिया जाता है। फ्यूम का बंदरगाह नगर इटली और यूगोस्लाविया का स्वतंत्र नगर माना गया। फ्यूम का बंदरगाह क्या है, बंदरगाह नगर इटली और यूगोस्लाविया का स्वतंत्र नगर माना गया। 1924 में यह इटली को दे दिया गया। फ्यूम का बंदरगाह किसे दे दिया गया, इटली को दे दिया गया। इसके कुछ प्रदेश के यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया को देने पड़े थे। जो हंगरी है, हंगरी को क्या, कुछ प्रदेश के यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया को वो देने पड़े। अब बात करें न्यूली की संधि। न्यूली की संधि की बात करें, 27 नवंबर 1919 को होती है न्यूली की संधि। तो बुल्गारिया का थेस का भाग यूनान को देना पड़ा। जैसे एजियन सागर से जो बुल्गारिया है इसका संपर्क टूट जाता है, जो थेस का भाग होता है वो एजियन सागर के संपर्क वाला क्षेत्र है, वो किसको मिल जाता है, यूनान को, जिससे उसका क्या, एजियन सागर से संपर्क टूट जाता है। कुछ प्रदेश यूगोस्लाविया को भी देने पड़ते हैं। बुल्गारिया कुछ एरिया यूनान को देता है तो कुछ एरिया यूगोस्लाविया को देता है। फिर सेब्रे की संधि, ये पेरिस संधि में सबसे आखिरी थी। सेब्रे की संधि, तुर्की साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया जाता है। मिस्र, सूडान, साइप्रस, मोरक्को, अरब, फिलिस्तीन, इराक, सीरिया जितने भी एरिया थे सबसे उसका अधिकार हटा दिया जाता है। हमारी तुर्की है, तुर्की का अधिकार कहाँ का, मिस्र, सूडान, साइप्रस, मोरक्को, अरब, फिलिस्तीन, इराक, सीरिया, इन पे जो तुर्की के अधिकार थे उन अधिकारों को खत्म कर दिया जाता है। सीरिया किसको दे दिया जाता है, फ्रांस को दे दिया जाता है। और फिलिस्तीन, इराक, ब्रिटेन को मिल जाते हैं। आर्मेनिया को आज़ादी मिल जाती है। तो सीरिया फ्रांस को दे दिया जाता है, फिलिस्तीन और इराक ब्रिटेन को मिल जाते हैं, और आर्मेनिया की स्वतंत्रता दे दी जाती है। फिर होती है हमारी सबसे आखिरी संधि, वर्साई की संधि। आखिरी, पहली कैसे मान सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट संधि वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई थी। कब हुई थी, 28 जून 1919 को। जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच में हस्ताक्षरित, मतलब इन पे साइन की हुई सबसे महत्वपूर्ण संधियों में से एक थी वर्साई की संधि। ये बहुत ही विस्तृत संधि थी, इसमें 440 धाराएं थी। मतलब जर्मनी क्या मैन कल्प्रिट था, तो उसके साथ अलग से एक बहुत भयंकर संधि की गई। ये वर्साई के शीश महलों में साइन की गई थी। वर्साई के जो शीश महल थे वहाँ साइन की गई थी, इसलिए वर्साई की संधि कही गई। संधि की शर्तों के निर्धारण में समय जर्मन प्रतिनिधियों को बुलाया तक नहीं गया। जब संधि की शर्तें बनाई जा रही थी तब जर्मन प्रतिनिधि थे, उनको बुलाया भी नहीं गया। जब जर्मन प्रतिनिधियों को हस्ताक्षर हेतु बुलाया गया तब उनके साथ वार्ताकार की बात ही नहीं। जब उनको बुलाया तो उनके बातचीत करने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे बुलाया गया जैसे कैदी है
और कैदी को सज़ा सुनानी है, तो इस तरह से बुलाया गया। उनको बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी गई। जब जर्मन प्रतिनिधियों ने सर्दी की शर्तें पर आपत्ति की कि भैया ये तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय है, तो उन्हें धमकी दी कि अगर वर्साई में ये साइन नहीं हुए तो आपको बर्लिन में साइन करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि वर्साई में यदि तुम ये साइन नहीं करोगे तो जर्मनी को हम कर देंगे ख़त्म, और बर्लिन में जाके साइन करेंगे, इसका मतलब है बर्लिन जर्मनी को कर देंगे ख़त्म और फ्रांस के अंदर ही ले लेंगे जर्मनी को भी। फिर क्या करोगे? तो बर्लिन को साइन करने पड़े और उसको धमकी मिली कि जर्मनी को ख़त्म कर दिया जाएगा अगर साइन नहीं करेंगे। जर्मनी के प्रतिनिधि ने भी उस समय कहा था कि हमारे साथ इस बर्ताव को कभी भी जर्मनी भूल नहीं पाएगा। जर्मनी के साथ ये अन्याय किया है, जर्मनी कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। अब बात करते हैं वर्साई की संधि में क्या था। पहली आती है प्रादेशिक व्यवस्थाएं। जर्मनी के 2 एरिया थे, अल्सास और लॉरेंस, जो 1870 में फ्रांस से जर्मनी ने ले लिए थे, तो जर्मनी को वापस देने पड़े, किसको? फ्रांस को। सार घाटी को 15 सालों के लिए फ्रांस को दे दिया गया। सार घाटी में कोयला और लोहा निकलता है, तो उस एरिया को क्या है, फ्रांस को देना पड़ा। बाद में ये कहा गया कि फ्रांस 15 साल बाद में ये लौटाएगा, लेकिन जो सार घाटी है वहाँ के लोगों से जनमत संग्रह करवाया जाएगा। यदि जनमत संग्रह के बाद ये तय होता है कि वहाँ के लोग जर्मनी वापस जाना चाहते हैं, तो जर्मनी के पक्ष में यदि जनमत संग्रह होगा तो जर्मनी को वहाँ के खाने खरीदनी पड़ेगी फ्रांस से, मतलब पैसा देना पड़ेगा, तब फ्रांस देगा। जर्मनी का एक जो बंदरगाह श्लेस्विक बंदरगाह, वो पुनः डेनमार्क को दे दिया गया। उत्तर में स्थित मेमल बंदरगाह लिथुआनिया को देना पड़ा। किसको? लिथुआनिया को देना पड़ा। उत्तर में मेमल बंदरगाह था, वो किसको दिया? लिथुआनिया। जर्मनी के प्रदेश मार्सनेट, यूपेन, मालमेदी, ये किसको देने पड़े? बेल्जियम को देने पड़े। जर्मनी के प्रदेश से मार्सनेट, यूपेन और मालमेदी, ये एरिया किसको देने पड़े? बेल्जियम को देने पड़े। डेंजिंग बंदरगाह राष्ट्र संघ के अधीन एक स्वतंत्र बंदरगाह घोषित किया गया। जो जर्मनी का डेंजिंग बंदरगाह था उसको किसके अंडर दे दिया गया? राष्ट्र संघ के अंडर दे दिया गया। लेकिन पोलैंड को वहाँ पे एक विशेष अधिकार दिया गया। जो डेंजिंग बंदरगाह था, तो डेंजिंग बंदरगाह में पोलैंड के लिए कहा गया कि तुम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, तुम यहाँ से कितना भी सामान लाओ, कितना भी सामान बेचो, तुम पे कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। तो पोलैंड को विशेष अधिकार दिया गया। पोलैंड को जर्मनी के बीचों बीच होकर बाल्टिक सागर तक जाने का रास्ता दिया गया। क्या किया गया? पोलैंड को जर्मनी के बीचों बीच से होकर बाल्टिक सागर तक जाने का रास्ता दिया गया, जिसे कहा गया पोलिश गलियारा। अब आगे आप पढ़ेंगे कि दूसरा विश्व युद्ध इस पोलिश गलियारे की वजह से ही होगा। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के परस्पर विलय पर रोक लगा दी गई। जर्मनी और ऑस्ट्रिया से कहा कि तुम तो बात ही नहीं करना दोनों आपस में, तो ऑस्ट्रिया जर्मनी दोनों के परस्पर विलय पर रोक लगा दी। जर्मनी के सारे उपनिवेश छीन लिए गए। उन्हें राष्ट्र संघ के मैंडेट व्यवस्था के तहत मित्र राष्ट्रों को सौंप दिया गया। मैंडेट बनाया गया, किस राष्ट्र को कौन सा मिलेगा, उस व्यवस्था के तहत सभी राष्ट्रों में आपस में बांट लिए उनके जो उपनिवेश थे। अब मैंडेट व्यवस्था क्या कहती है? राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक व्यवस्था की गई जिसे मैंडेट व्यवस्था कहते हैं, जिसके अंतर्गत दूरी राष्ट्रों के उपनिवेशों के भौतिक और नैतिक कल्याण के लिए उन्हें राष्ट्र संघ के अधीन रखने की व्यवस्था की गई। कि इसके अंतर्गत उपनिवेशों को जो भौतिक और नैतिक कल्याण के लिए उन्हें राष्ट्र संघ के अधीन रखने की व्यवस्था की गई। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए इन पर यूरोपीय शासन आवश्यक माना गया कि उपनिवेशों को भी आज़ाद नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अभी इतने तैयार नहीं है, इसलिए उनके कल्याण के लिए यूरोपीय शासन उन पर जरूरी है। अतः राष्ट्र संघ द्वारा इन्हें मित्र राष्ट्रों के बीच में बांट दिया गया। जो जर्मनी के जो उपनिवेश थे उनको किसको दे दिए गए? मित्र राष्ट्रों में बांट दिए गए। साथ ही विश्वास दिलाया गया कि मित्र राष्ट्र इनके कल्याण का प्रयास करेंगे और जब ये उपनिवेश स्वशासन के योग्य हो जाएंगे तब इनको भी आज़ाद कर दिया जाएगा। संरक्षक राष्ट्र मतलब जिनको ये उपनिवेश दिए जाएंगे समय समय पर राष्ट्र संघ को एक डिटेल भेजेंगे, जिस पर मैंडेट आयोग का विचार करता रहेगा। जिस पर क्या मैंडेट या अधिदेश आयोग विचार करेगा कि भैया इनको ये राष्ट्र दिए गए थे, इन पे कार्य कर रहे हैं कि नहीं, उन जनता का विकास हो रहा है या नहीं, ये सब देखते रहेंगे। लेकिन वास्तविक स्थिति इसके उलट थी। मित्र राष्ट्रों का वास्तविक उद्देश्य औपनिवेशिक शोषण करना ही था, उनको शोषण करते रहे। अब जर्मनी के साथ सैन्य व्यवस्थाओं में क्या रखा गया? जर्मनी में जो अनिवार्य सैनिक व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया। सैनिक सेवा थी, अनिवार्य सैनिक सेवा, उसको समाप्त कर दिया।
12 सालों तक जर्मन स्थल सेना की संख्या 1 लाख निश्चित कर दी गई कि केवल 1 लाख की सेना रख सकती जर्मनी। वायुसेना को तो भंगी कर दिया गया, वायुसेना नहीं रहेगी जर्मनी के पास। जर्मनी की नौसेना की संख्या 15,000 निश्चित कर दी गई और पनडुब्बियों के प्रयोग पर तो विशेष रोक लगा दी गई। युद्ध सामग्री के उत्पादन और आयात पर प्रतिबंध लगाया गया। क्या किया गया? युद्ध सामग्री के उत्पादन और आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राइन क्षेत्र का असैन्यीकरण कर दिया गया कि वहां पे कोई भी सेना का आदमी नहीं रहेगा। यहाँ की जो किलाबंदी है उसको भी नष्ट कर दिया गया। जो राइन प्रदेश है तो राइन प्रदेश की किलाबंदी को नष्ट कर दिया जाता है। होलीगोलैंड है उसकी किलेबंदी भी नष्ट कर दी गई, तो एक तरह से पंगु बना दिया। फिर आता हमारा आर्थिक क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है। जर्मनी पर युद्ध का समस्त उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है कि जिसे कराधारा किसका? जर्मनी का। और उस पर उस समय $5 अरब का हर्जाना थोपा जाता है। कितना? $5 अरब का युद्ध हर्जाना थोपा जाता है। और जर्मनी से 10 सालों तक फ्रांस इटली को 10 लाख टन और बेल्जियम को 80 लाख टन कोयले की प्रतिवर्ष आपूर्ति करने के लिए कहा गया। जर्मनी से कहा कि 10 साल तक आप क्या करोगे? इटली को तो 10 लाख टन, इटली और फ्रांस को 10 लाख टन और बेल्जियम को 80 लाख टन कोयले की आपूर्ति हर साल करो। उपनिवेशों में लगी जर्मनी की सारी पूंजी जब्त कर ली गई, अर्थात वो मित्र राष्ट्रों के पास ही रहेगी। विलियम केसर को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उन पर मुकदमा शुरू कर दिया गया। अब देखिए वर्साई की संधि हो चुकी है। वर्साई की संधि का मूल्यांकन करें तो क्या कहेंगे? वर्साई की संधि अन्यायपूर्ण थी, अदूरदर्शितापूर्ण थी, अवैज्ञानिक दृष्टि से की गई संधि थी, जिसका उद्देश्य भावी शांति न होकर प्रतिशोध की ज्वाला को शांत करना था। कि प्रतिशोध गुस्सा आ रहा था तो उस गुस्से को शांत करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य था। जो एक सामान्य व्यक्ति की मनोवृत्ति के लिए तो अनुकूल था कि एक आदमी सोचे तो उसके लिए तो ठीक था, लेकिन राष्ट्रीय मनोवृत्ति के लिए ठीक नहीं था। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय संघर्षों में प्राय व्यापक दृष्टिकोण होना जरूरी है। जर्मनी से वर्साई की संधि एक पक्षीय दृष्टिकोण की परिचायक थी कि उनके ऊपर संधि बनाई गई, थोप दी गई, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया नहीं गया। पराजितों के साथ इतना कठोर बर्ताव का इतिहास में पहली बार देखने को मिला। स्वयं विजेता भी इसे स्वीकार करते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। किसके साथ? जर्मनी के साथ। युद्ध के विजेताओं ने ही इसे अन्यायपूर्ण माना है। मार्शल फोच ने तो इस संधि के विषय में कहा था कि यह संधि नहीं है बल्कि 20 सालों की शांति है। यह युद्ध स्थगन है कि 20 साल बाद दोबारा युद्ध होगा। और संयोगवश 20 साल बाद 1939 में दूसरा विश्व युद्ध वास्तव में शुरू हो जाता है। किसी भी सफल संधि के लिए पक्षकारों में सद्भाव होना जरूरी है, किंतु इस संधि के समय पराजितों से वार्ता तक नहीं की गई बल्कि उन पर तो इसे थोप दिया गया। इस संधि ने एक व्यक्ति की जगह पूरे राष्ट्र को दंडित किया। कि जैसे विलियम केसर है उसको दंड नहीं मिला, इसकी वजह से क्या हुआ था? पूरे देश को दंड मिला। और इसी वजह से हिटलर का जन्म होता है, हिटलर जैसे तानाशाह का जन्म होता है। संधि से पहले 14 सूत्रों के आधार पर युद्ध विराम की घोषणा की गई थी, उनका पालन इसमें नहीं किया गया और न ही आश्वासनों को पूरा किया गया। आत्मनिर्णय के सिद्धांत किसी भी क्षेत्र के निवासी यह निर्धारित करेंगे कि वो किस देश में रहेंगे। इसका पालन भी मित्र राष्ट्रों ने अपनी सुविधा के अनुसार किया। कि जो देशों को बांटा था, आपने देखा था किस संधि के तहत किस देशों को, तो वो भी अपनी सुविधा के अनुसार ही बांट लिए, जबकि ये जनमत संग्रह कराना था। जैसे अल्सास लॉरेन का निर्णय, स्लेस्विक पर निर्णय, सारघाटी का फैसला, डेंजिंग बंदरगाह की स्वतंत्रता, इन सब में जनमत को ध्यान में रखा जाना था, लेकिन जनमत को ध्यान में नहीं रखा गया। ऑस्ट्रिया और जर्मनी का जनमत इनके परस्पर विलय के पक्ष में था, लेकिन इसे माना नहीं गया। पोलैंड को गलियारा देते समय जनमत को दरकिनार कर दिया गया। जो हमारा पोलिश गलियारा है वो जनता नहीं चाहती थी पोलिश गलियारा देना, लेकिन देना पड़ा। इस प्रकार क्षतिपूर्ति की शर्तें अत्यधिक कठोर एक पक्षीय थी। केवल जर्मनी को युद्ध हेतु दोषी माना गया। जर्मनी के सारे संसाधन छीन लिए गए। जर्मन प्रदेश का 1/8 मतलब 8वां भाग 70 लाख जनसंख्या कम हो गई एक ही झटके के अंदर। 15% खेती योग्य भूमि, 10% कारखाने छीन लिए गए, 40% कोयला भंडार और 2/3 भाग लोहा भंडार, 7/10 भाग जस्ता भंडार, आधे से अधिक सीसा भंडार, इन सबसे जर्मनी को हाथ धोना पड़ा। मतलब उनसे छीन लिए गए इतना बड़ा एरिया। इसके बावजूद उनसे ये उम्मीद की गई कि वो क्षतिपूर्ति की राशि भी दे। इसलिए कालांतर में बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा कि इतिहास इस लेन देन को क्या कहेगा? पागलपन। लेकिन दूसरी तरह से देखें, इस संधि को पूर्णतः नकारना भी अनुचित होगा,
कुछ सीमा तक इसका औचित्य भी है, ज़रूरी भी। क्यों? क्योंकि जैसा कि लॉर्ड जॉर्ज ने क्या कहा कि जो राष्ट्र बिना बात के आक्रांता बन जाए उसे सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि उल्टा हो जाता है कि इसमें जर्मनी जीत जाता तो मित्र राष्ट्रों पर शायद इससे भी ज़्यादा कठोर संधि थोप देता, जिसकी बानगी दूरी राष्ट्रों ने 1918 में रूस के साथ की गई जो बेस्ट लिटोवस्की से संधि है उसमें दिखती है ये चीज़ें कि जो हमारी ये संधि होती है रूस के साथ वो कितनी खतरनाक हुई थी, बेस्ट लिटोवस्की संधि। संधि की कठोरता का अन्य कारण मित्र राष्ट्रों का पर वहाँ की जनता का दबाव था। जनता ने बहुत दबाव बना रखा था कि जर्मनी को कैसे भी करके क्या मजा चखाना है। मित्र राष्ट्रों की जनता में जर्मनी के विरुद्ध नफरत, घृणा, विद्वेष अपने चरम पे था। सभी लोग बदले की भावना से भरे हुए थे तथा नेताओं पर जर्मनी से बदला लेने का दबाव था, और यदि ऐसा नहीं करते तो उन्हें उनकी जनता के कोप विभाजन का शिकार होना पड़ता। इसलिए यह उनकी बाध्यता थी कि ऐसा करना पड़ा। किंतु इन तमाम तर्कों के बावजूद वर्साई की संधि को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। क्यों? क्योंकि मजबूरी किसी न्यायोचितता का आधार नहीं बन सकती। हम अन्य की गलती का उदाहरण देकर अपनी गलती को सही नहीं ठहरा सकते कि गलती उसकी वजह से हुई, इसकी वजह से हुई। ऐसा करके आपकी गलती पर पर्दा नहीं पड़ सकता। वर्साई की जो संधि है उसने जर्मनी के गणतंत्र को अपमानित किया, वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था, और वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था इसी वजह से पनप नहीं पाई। संधि के हस्ताक्षर करने के कारण वायमर गणराज्य समाप्त हो जाता है और वहाँ पे हिटलर जैसा तानाशाह पनपता है। और दूसरे विश्व युद्ध वर्साई की संधि का परिणाम साबित होता है। जब दूसरा विश्व युद्ध के पश्चात विजेता राष्ट्रों ने पराजितों से प्रतिशोध लेने के स्थान पे पुनर्निर्माण सहयोग की भावना के साथ काम किया तो युद्ध के दौरान जो घृणा और द्वेष उत्पन्न हुआ था वो जल्दी क्या सौहार्द में बदल जाता है। तो इस तरह हम देखें वर्साई की संधि का महत्व। तो इससे क्या नए राष्ट्रों का उदय होता है, जनमत को महत्व देने की बात को सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है, राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रावधान वर्साई की संधि के पहले 26 धाराओं के अंतर्गत ही किया गया था। तो इस तरह हमने आज प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों के बारे में देखा, जो संधियाँ थी उनके बारे में देखा, उनके प्रभाव देखे। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।